वेलकम टू मेंटोर क्लासेस। आप सभी छात्रों का हिस्ट्री के आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में स्वागत है। चलिए आइए हम शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न ये रहा। प्रश्न संख्या 1। डच कहाँ के निवासी थे? देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन नंबर का अमेरिका, ऑप्शन नंबर ख भारत, ऑप्शन नंबर ग इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर घ हॉलैंड। तो डच हमारे ऑप्शन नंबर घ हॉलैंड के निवासी थे। अब हम देखते हैं कि हॉलैंड को और किस नाम से जानते थे। तो हॉलैंड को हम नीदरलैंड के नाम से जानते हैं। आपको परीक्षा में प्रश्न ये भी मिल सकता है कि डच कहाँ के निवासी थे। ऑप्शन में नीदरलैंड मिल सकता है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। अब हम देखते हैं ऑप्शन अमेरिका की खोज। तो यहाँ पर हम देखते हैं अमेरिका की खोज किसने की थी। तो अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। कोलंबस ने की थी। कोलंबस किसकी खोज के लिए निकला था? तो कोलंबस भारत की खोज के लिए निकला था। कब निकला था? तो 1494 में इसने अमेरिका की खोज की। 1494। और भारत की खोज किसने की फिर? तो भारत की खोज वास्को डी गामा ने की 1498 में। भारत की खोज की थी हमारे वास्को डी गामा ने। वास्को डी गामा कब की थी? तो वास्को डी गामा ने खोज की थी हमारी 1498। वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का निवासी था। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। बटेविया नगर की स्थापना किसने की थी? तो बटेविया नगर की स्थापना हम इसके ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर का डच, ऑप्शन नंबर ख फ्रांसीसी, ऑप्शन नंबर ग अंग्रेज, ऑप्शन नंबर घ अमेरिका। तो बटेविया नगर की स्थापना डचों ने की थी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर का। और ये बटेविया नगर किस कंट्री में है? तो बटेविया नगर हमारा है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, ये आप हमें इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएं। और इन्होंने किया क्या था, अब हम ये देखते हैं कि बटेविया नगर की स्थापना इन्होंने कैसे की थी। तो बटेविया नगर की स्थापना इन्होंने 1619 में जकार्ता को जीत करके की थी। जकार्ता के खंडरों में इन्होंने इस नगर की स्थापना की थी। चलिए देखते हैं इसी क्रम में अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। डचों ने किस वस्तु के निर्यात पर जोर दिया? तो डचों ने किस वस्तु के निर्यात पर जोर दिया? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन का मसाले, ऑप्शन खा नील, ऑप्शन गा कपड़ों के, और ऑप्शन घा हथियारों के। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर गा कपड़ों के। और महत्वपूर्ण प्रश्न यहां पर यह बनता है कि कपड़ों के निर्यात का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये डचों को दिया जाता है। बाद में कपड़ों का निर्यात सबसे ज्यादा अंग्रेजों ने किया और अंग्रेजों ने इससे बहुत लाभ कमाया। हमारे भारत देश के कपड़ा उद्योग को इससे बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ा, क्योंकि हमारे भारत देश में उत्तम क्वालिटी का कॉटन उत्पादित होता था। कॉटन जिसे हम लोग कपास बोलते हैं, और उस कपास को अंग्रेज निर्यात करते थे और अपने यहाँ से कपड़ों को बनाते थे और तैयार माल को ऊंचे दामों पर यहाँ बेचते थे, जिससे भारत देश में इसका आर्थिक नुकसान काफ़ी देखने को मिला। तो हम देखते हैं
कि मसालों का व्यापार सर्वप्रथम कैसे आरंभ हुआ? तो मसालों का व्यापार सर्वप्रथम पुर्तगालियों के माध्यम से आरंभ हुआ। पुर्तगालियों ने सबसे पहले मसालों का व्यापार किया और नील की खेती अंग्रेजों ने कराई थी। और ये तीन खटिया पद्धति आपने सुनी होगी। अब ये तीन खटिया पद्धति क्या होती है, कैसी व्यवस्था थी ये नील की खेती के संबंध में, ये हमें आप कमेंट बॉक्स में बताएं और इसके लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है हमारा, वांडीवाश का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? तो वांडीवाश का युद्ध ऑप्शन देखते हैं, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य, डचों व अंग्रेजों के मध्य, पुर्तगालियों व अंग्रेजों के मध्य, या उपरोक्त में से कोई। तो वांडीवाश का युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया। कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा, ये युद्ध कब लड़ा गया और किस स्थान पर लड़ा गया। और डचों और अंग्रेजों के बीच में कौन सा युद्ध हुआ? तो बेदरा का युद्ध हुआ था, जो निर्णायक युद्ध था। इसके बाद डचों ने इंडोनेशिया की ओर अपने प्रस्थान किया और भारत में अंग्रेजों से समझौता करके अपनी सारी कंपनियों का ज्वाइंट वेंचर बना के अंग्रेजों के साथ समझौता कर लिया। चलिए आगे देखते हैं 5 नंबर प्रश्न को। फोर्ट विलियम की स्थापना अंग्रेजों द्वारा कहाँ की गई थी? फोर्ट विलियम की स्थापना अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम इसकी स्थापना कलकत्ता में की गई थी। कलकत्ता नगर हमारा क्या था? कलकत्ता नगर हमारा भारत देश की राजधानी हुआ करता था। बाद में 1911 में दिल्ली दरबार के समय, दिल्ली दरबार के बाद 1911 में भारत की राजधानी क्या हो गई? तो भारत की राजधानी दिल्ली। चलिए बंबई के संबंध में देखते हैं। तो बॉम्बे क्या कहा जाता है? तो बॉम्बे वर्तमान में हमारा एक औद्योगिक नगर है। और हमारा शेयर बाजार कहाँ स्थित है? तो शेयर बाजार हमारा बॉम्बे में ही स्थित है। यह आपकी करंट के लिहाज से महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन बनता है कि कौन सा शेयर बाजार बॉम्बे में स्थित है, इस तरीके से प्रश्न बनता है। चलिए दूसरा, बम्बई की स्थापना किसने की थी? जिसको हम पूर्व में पढ़ा चुके हैं। तो किसने की थी? गेराल्ड ऑगियार ने की थी। इसके बाद हम देखते हैं गोवा नगर को, ऑप्शन नंबर घ। ये हमारे देश का सबसे छोटा राज्य है। ये क्वेश्चन आपसे बनता है परीक्षाओं में कि हमारा देश का सबसे छोटा राज्य भूगोल की दृष्टि से कौन सा है? तो गोवा है। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? गोवा राज्य हमारा राज्य 1961 में 1961 में सबसे आखिरी में स्वतंत्र हुआ था। और इस पर अधिकार किसका था? तो इस पर अधिकार पुर्तगालियों का था। हम पिछले वीडियो में इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइए कि गोवा का अंतिम गवर्नर कौन था, अंतिम पुर्तगाली गवर्नर, जिस समय गोवा आजाद हुआ। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। मद्रास की स्थापना किसने की थी? मद्रास की स्थापना ऑप्शन नंबर का फ्रांसिस डे ने की थी। तो जॉर्ज चॉर्नॉक ने कहाँ की स्थापना की थी? ऑप्शन नंबर खा। तो जॉर्ज चॉर्नॉक ने इतिहास में इसका उत्तर मिलता है कलकत्ता की थी। पर करंट में आप इसको जाके अध्ययन करिएगा, आप देखेंगे अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया हुआ है
और सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के तहत ये बताया कि कलकत्ता एक प्राचीन नगर था जो कलिकाता और सूतानाती दोनों क्षेत्रों को मिला करके इसकी स्थापना प्राचीन काल में ही की जा चुकी थी। इसकी स्थापना का श्रेय जॉब चॉर्नॉक को नहीं जाता है। इसलिए यह ध्यान रखिएगा कि वर्तमान में अगर यह प्रश्न आएगा कि कलकत्ता नगर की स्थापना किसने की थी, तो इसका सही उत्तर जॉब चॉर्नॉक नहीं है। आप पुरानी किताबों के आधार पर जॉब चॉर्नॉक का उत्तर मत लगाइए। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 हमारा ये रहा। प्रश्न संख्या 7, स्वर्ण से उत्पन्न सेना नायक। यहां पर हमारी ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिए। ये परीक्षा में यथावत ऐसे ही पूछ ली जाती है और ये ज्यादातर आरओ, एआरओ, पीसीएस तक की परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है कि स्वर्ण से उत्पन्न सेना नायक किसे कहा जाता है। तो स्वर्ण से उत्पन्न सेना नायक रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 8, आसफुद्दौला के दीवान कौन थे? ऑप्शंस देखते हैं। रजा खान, शिताब राय, राजा टिकैत राय और ऑप्शन नंबर घ राजा दुर्लभ। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग, राजा टिकैत राय। आसफुद्दौला के बारे में कुछ जानकारी देखते हैं कि आसफुद्दौला कहाँ के नवाब थे। तो आसफुद्दौला अवध के नवाब थे। आसफुद्दौला अवध के नवाब थे और अवध के क्षेत्र में हमारा कौन सा क्षेत्र शामिल होता है? तो हमारा संयुक्त प्रांत, जो वर्तमान में यूपी का रीजन है, इसका लखनऊ, अयोध्या, ये क्षेत्र अवध के क्षेत्र में आता था। और आसफुद्दौला के बारे में हम और चर्चा करते हैं तो देखते हैं कि ये इनके बारे में कहा जाता है कि जिसको ना दे मौला उसको दे आसफुद्दौला। ये एक लाइन इनके बारे में लखनऊ में बहुत प्रचलित है। ऐसा किस कारण से हुआ था? ऐसा इस कारण से हुआ था कि इनके शासनकाल में एक बार अकाल पड़ा था, सूखा पड़ गया था, जिस कारण अन्न उत्पादन नहीं हुआ। इस वजह से इन्होंने जनता के हित में अपने खजाने खोल दिए थे और दिन में लोग लेबर आते थे, बनाते थे बिल्डिंगों को, और रात में उच्च वर्ग के लोग उन्हीं बिल्डिंगों को तोड़ते थे। और इस तरीके की ये प्रक्रिया उस समय तक चलती रही जब तक कि ये सूखा का दौर समाप्त नहीं हो गया। राजा टिकैत राय के बारे में हम देखेंगे कि हमारे लखनऊ क्षेत्र का एक फेमस तालाब है जिसे टिकैत राय का तालाब बोलते हैं। ये जानकारी लखनऊ के संबंध में भी है और इतिहास की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि ये क्वेश्चन बन जाता है कि टिकैत राय का तालाब कहाँ स्थित है। उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। दूसरा प्रश्न यहां से बनता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है। यह बहुत साधारण सा प्रश्न है, इसको घुमा के पूछा जाता है कि लखनऊ किस प्रदेश की राजधानी? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी। और उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन यहां बनता है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा कहां स्थित है। तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा भी लखनऊ में ही स्थित है। इस तरीके से कई प्रश्न उत्तर प्रदेश के लिहाज से लखनऊ जिले से बनते हैं और आसफुद्दौला और राजा टिकैत राय का संबंध भी लखनऊ जिले से ही था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9,
ब्रिटिश 1765 में सबसे पहले किस जनजाति के संपर्क में आए? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन का कुकी, ऑप्शन खा गारो, ऑप्शन गा खासी, ऑप्शन घा टिपरा। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। सी मतलब का, खासी जनजाति। अब आप लोग ये बताइए, गारो, खासी और जयंतिया ये जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं? इसका उत्तर हमें आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। और साथ ही ये बताइए कि असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ये किस आर्टिकल में इनका उल्लेख किया जाता है? इन्हें हम शॉर्ट में ATMM बोलते हैं। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। अब इन्हीं चारों राज्यों में से एक राज्य है जिसमें खासी जनजाति पाई जाती है, गारो, खासी और जयंतियां, और इसी के नाम से ही पहाड़ियां हैं। ये भूगोल की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है और इतिहास में भी ब्रिटिश काल से आप ये प्रश्न बना है, इसलिए इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये क्षेत्र हमारा भारत के संदर्भ में किस दिशा की ओर है? तो ये क्षेत्र हमारा पूर्वी क्षेत्र कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन नंबर का हेक्टर मुनरो, ऑप्शन नंबर खा रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन नंबर का लिलिथगो, ऑप्शन नंबर घा लॉर्ड वेवन। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर का हेक्टर मुनरो। अब हम यहां पर ये देखते हैं हेक्टर शब्द, इसका संबंध भी इतिहास से है और अंग्रेजों से ही। हम आपको पढ़ा चुके हैं कि सबसे पहला ब्रिटिश यात्री भारत आया था, वो कौन था? विलियम हॉकिंस था। और विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत आया था? उस जहाज का नाम भी हेक्टर था। क्वेश्चन ये बनता है कि विलियम हॉकिंस किस जहाज से आया, या हेक्टर नामक जहाज से कौन सा ब्रिटिश यात्री भारत आया था? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको टेट, सीटेट, सुपर टेट, आरओ, एआरओ की परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए अगला प्रश्न आता है, प्रश्न संख्या 11। काउंट लाली ने किस युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किया? काउंट लाली ने किस युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किया? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन का प्लासी का युद्ध, ऑप्शन खा बक्सर का युद्ध, ऑप्शन का बॉन्डिवास का युद्ध और ऑप्शन का अंबर का युद्ध। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर गा, बॉन्डिवास का। अब आप ऑप्शन नंबर का, खा और घा, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध और अंबर का युद्ध कब हुए हैं, इनकी डेटें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। इलाहाबाद की दूसरी संधि कब हुई? तो इलाहाबाद की दूसरी संधि अगस्त 1765 में हुई थी। ऑप्शन नंबर का। अब हम यहां पर इलाहाबाद नगर के बारे में कुछ जानकारी देखेंगे। इलाहाबाद नगर क्यों प्रसिद्ध है, करंट के लिहाज से भी, इतिहास के लिहाज से भी। यहां पर एल्फ्रेड पार्क स्थित है। इस पार्क का संबंध हमारे चंद्रशेखर आजाद से है।
आजाद से है। अब आप यहाँ हमें ये कमेंट बॉक्स में उत्तर लिख करके बताइए कि कौन सी घटना यहाँ घटी थी जिसके कारण चंद्रशेखर आजाद ने खुद को गोली मार के आत्महत्या कर ली। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 13, अमृतसर की संधि किसके किसके मध्य हुई? तो अमृतसर की संधि राजा रणजीत सिंह व अंग्रेजों के मध्य हुई, डचों व अंग्रेजों के मध्य हुई, मराठा व अंग्रेजों के मध्य हुई, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के। अब हम अमृतसर के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। अमृतसर नगर जो हमारा स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तो हमारा पंजाब। यहां गोल्डन टेम्पल, जिसे हम लोग स्वर्ण मंदिर के नाम से जानते हैं, ये सुप्रसिद्ध मंदिर है टूरिज्म के लिहाज से भी और इतिहास के लिहाज से भी। अब आप ये बताइएगा कि कौन सा तालाब था जिस तालाब का नाम अमृतसर में फेमस है? इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स पे दें। हम तो आपको बताएंगे ही, पर इससे ये पता चलता है कि आप कितनी ही सजगता के साथ वीडियो को देख रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, श्रीनगर किसके राज्य का हिस्सा था? तो श्रीनगर, ऑप्शंस देखते हैं। महाराजा रणजीत सिंह, ऑप्शन खा हैदराबाद के निजाम, ऑप्शन का अवध के नवाब, और ऑप्शन खा उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, से और ये का यहाँ नहीं। चलिए इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर का, महाराजा रणजीत सिंह ये राज्य का हिस्सा था। श्रीनगर के बारे में जानकारी देखते हैं। श्रीनगर हमारा भौगोलिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है और श्रीनगर इतिहास की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। भौगोलिक दृष्टि से श्रीनगर हमारे भारत के परिप्रेक्ष्य में उत्तर में पड़ता है। किस राज्य में? JNK राज्य। JNK मीन्स जम्मू कश्मीर राज्य। और वर्तमान में जम्मू कश्मीर क्या हो गया है? तो वर्तमान में जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। और जम्मू कश्मीर का ही एक हिस्सा और था लद्दाख, वो भी जम्मू कश्मीर राज्य में आया करता था, वो भी केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। और लद्दाख को हम क्या कहते हैं? लद्दाख को हम ठंडा रेगिस्तान के नाम से जानते हैं। ठंडा रेगिस्तान। ये प्रश्न बनता है परीक्षा में कि ठंडा रेगिस्तान कौन सा है? तो वो हमारा लद्दाख का क्षेत्र आता है। और रेगिस्तान पूछा जाता है, मरुस्थलीय क्षेत्र हमारा वो राजस्थान क्षेत्र आता है। अब आप हमें बताइए, हैदराबाद किस राज्य का हिस्सा है वर्तमान में? तो वर्तमान में हैदराबाद आंध्र प्रदेश का है या तेलंगाना का है? इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। और अवध के बारे में तो भी हम चर्चा कर ही चुके हैं कि अवध का क्षेत्र संयुक्त प्रांत के अंदर आता था। और संयुक्त प्रांत जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश के प्रथम
गवर्नर कौन थे? इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर का लाहौर। कलकत्ता राजधानी थी भारत की अंग्रेजों के समय 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। और इसके बाद इस राजधानी का स्थानांतरण कर दिल्ली हस्तांतरित कर दिया गया। कहाँ हस्तांतरित किया गया? दिल्ली। दिल्ली को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? हम लोग कह तो देते हैं दिल्ली राजधानी है भारत की, तो राजधानी क्षेत्र दिल्ली के नाम से जानते हैं। लखनऊ हमारी कहाँ की राजधानी है? आप अभी पूर्व में बता ही चुके हैं, उत्तर प्रदेश की। और कलकत्ता के बारे में तो आपने देख ही लिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 16। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो सिख राज्य का अंतिम राजा था ऑप्शन नंबर ख दिलीप सिंह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 17। किस सिख राजा ने सिख धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म को अपना लिया? ऑप्शन देखते हैं। नौनिहाल सिंह, रणजीत सिंह, दिलीप सिंह या खड़क। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर का दिलीप सिंह। अच्छा ये बताइए आप लोग कि दिलीप सिंह तो अंतिम शासक था। महाराजा रणजीत सिंह के बाद उत्तराधिकार किसको हस्तांतरित हुआ था? महाराजा रणजीत सिंह के बाद उत्तराधिकारी कौन बना? तो महाराजा रणजीत सिंह के बाद उत्तराधिकारी हमारे बने थे खड़क सिंह। यह प्रश्न बनता है कि महाराजा रणजीत सिंह के बाद उत्तराधिकार किसे हस्तांतरित हुआ था? तो वो खड़क सिंह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 18। उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस सन में हुई? इसमें एक बात आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि स्थापना की बात हो रही है, गठन की बात नहीं हो रही है। स्थापना और गठन अलग अलग सनों में हुई है। तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना ऑप्शन नंबर का 1774 में हुई। ये आपका प्रश्न इतिहास की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और पॉलिटी जिसको हम लोग राजनीति शास्त्र के नाम से जानते हैं उसके लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान जब हम पढ़ते हैं तो उसमें भी हम इसे देखते हैं। ये एक महत्वपूर्ण घटना है इतिहास में। किस एक्ट के अंदर आई? तो ये इसका गठन कब हुआ? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इसका गठन। प्रथम सीजेआई जिन्हें हम चीफ जस्टिस बोलते हैं वो कौन थे? इसके प्रथम सीजेआई थे इलेजा
इम्पे। और इसकी स्थापना किस जिले में हुई थी? तो इसकी स्थापना कलकत्ता। कलकत्ता हमारा कहाँ आता है? तो कलकत्ता हमारा पश्चिम बंगाल में आता है, पश्चिम बंगाल राज्य का क्षेत्र है। और वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में हमारा उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? उच्चतम न्यायालय, तो वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में हमारा उच्चतम न्यायालय दिल्ली में स्थित है। अब आप हमें कमेंट बॉक्स पे बताएं, वर्तमान में सीजेआई प्लस अदर जजेस, जिन्हें हम कहते हैं मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश, मिला करके वर्तमान में कुल कितने न्यायाधीश हैं? और वर्तमान में हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं और कितने नंबर के बने? इसका उत्तर हमें आप कमेंट बॉक्स में दें। चलिए, ऑप्शन नंबर खा हम देखेंगे 1773। तो 1773 हमने बताया ही अभी, रेगुलेटिंग एक्ट आया था। 1833 में, 1833 का भारत शासन नियम है। और 1905 में बंगाल विभाजन की महत्वपूर्ण घटना हुई थी। ये सभी डेटें आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और इन डेटों से एक प्रश्न आपको आरओ, एआरओ, पीसीएस प्री, टेट, सुपर टेट, इनमें किसी न किसी एक परीक्षा में इन डेटों से एक प्रश्न आपको अवश्य मिलेगा। चलिए 19 नंबर देखते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में किसकी विजय हुई थी? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में ऑप्शन नंबर का हैदर अली की विजय हुई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 20। मद्रास की संधि किसके किसके मध्य हुई? मराठा और अंग्रेजों के बीच, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच, मराठा, अंग्रेज, हैदर अली तीनों के मध्य, या किसी के नहीं? तो यहां पर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर खा, हैदर अली और अंग्रेजों के। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि मराठा और अंग्रेजों के मध्य कौन सी संधि हुई थी? चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21। विदेशी आधुनिक पद्धति पर आधारित दूतावास किस सुल्तान ने स्थापित किया? यहां पर हम देखेंगे महत्वपूर्ण लाइन है ये, विदेशी आधुनिक पद्धति, यानी फॉरेन एडवांस मेथड जो था, उस तरीके से उनके टेक्नोलॉजी के आधार पर, जिसको आज हम वर्तमान में साधारण भाषा में ऐसे ही बोलते हैं, तो वो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके किसने दूतावास बनाया था? दूतावास असेंबलीज बोली जाती हैं। ये दूतावास किस सुल्तान ने स्थापित किया था? तो ऑप्शन नंबर का टीपू सुल्तान ने स्थापित किया था। हैदर अली के संबंध में भी हम देख ही चुके हैं। आइए मीर कासिम और मीर जाफर के संबंध में देखते हैं। ऑप्शन नंबर का मीर कासिम, पूर्व में अभी हम प्रश्न करा चुके हैं। मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी का स्थानांतरण किसने किया था? एक तरीके से यहां आपका रिवीजन भी हुआ जा रहा है ऑप्शनों के माध्यम से कि मीर कासिम किसने मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी स्थानांतरित की थी? तो मीर कासिम ने की थी। यहां पर यह क्वेश्चन महत्व। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 22। श्रीरंगपट्टनम की संधि अंग्रेजों ने किसके साथ की थी?
सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग, टीपू सुल्तान। चलिए यहां पर हम कुछ जानकारी देखेंगे कि श्रीरंगपट्टनम किसके शासनकाल की राजधानी थी। यह प्रश्न बनता है, पूर्व परीक्षाओं में आया हुआ भी है कि श्रीरंगपट्टनम किसकी राजधानी थी। तो श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान की राजधानी थी। अभी हमने चर्चा की है महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी क्या हुआ करती थी, तो लाहौर हुआ करती थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 23। टीपू सुल्तान की मृत्यु किस युद्ध के दौरान हुई थी। तो टीपू सुल्तान की मृत्यु हमारी हुई थी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग। ये युद्ध करते करते युद्ध स्थल पर ही मारे गए थे। इन्हें अगर हम अपनी भाषा में बोलेंगे, अपने भारत के परिप्रेक्ष्य में बोलेंगे, तो अंग्रेजों से युद्ध करते करते ये युद्ध स्थल में शहीद हुए। चलिए आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न रहा प्रश्न संख्या 24। बेगम समरू ने चर्च का निर्माण कहां कराया था। माउंट आबू में, गोवा में, कानपुर में या सरधना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर घ, सरधना। चलिए हम ऑप्शंस को देखते हैं। माउंट आबू हमारा कहां स्थित है। तो माउंट आबू हमारा राजस्थान में स्थित है। राजस्थान की राजधानी क्या है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए माउंट आबू किस पहाड़ी पर या किस पर्वत पर स्थित है। गोवा के बारे में तो हम बता ही चुके हैं अभी पूर्व में कि गोवा हमारे देश का सबसे छोटा राज्य है और साथ ही साथ सबसे आखिरी में स्वतंत्र होने वाला राज्य गोवा था और इस पर अधिकार पुर्तगालियों का था। और सबसे पहले पुर्तगालियों ने किस पर कब्जा किया था। तो गोवा पर ही कब्जा किया था। कानपुर नगर, कानपुर नगर के बारे में उत्तर प्रदेश के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण नगर है। यहां पर हम 1857 की क्रांति से देखते हैं, एक प्रश्न बनता है। 1857 की क्रांति से यहां एक प्रश्न बनता है कि कानपुर नगर से 1857 की क्रांति में किसने नेतृत्व किया था। तो यहां पर नाना साहब ने नेतृत्व किया था। और कानपुर नगर से अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे बोला जाता है। तो कानपुर नगर को बोला जाता है। चलिए सरधना के बारे में ये बताइए ये किस राज्य में स्थित है। इसका उत्तर हमें आप कमेंट बॉक्स में दें, हम आपको बताएंगे, मगर इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जो इसके ऑप्शंस हैं, गोवा कब आपका आजाद हुआ, आजादी के समय कौन पुर्तगाली गवर्नर यहां पर शासन कर रहा था, जब भारत आजाद हुआ तो कौन सा पुर्तगाली गवर्नर था। यहां से एक ना एक प्रश्न, गोवा से सबसे छोटा राज्य हमारे देश का कौन सा है, एक प्रश्न बनता ही बनता है। कानपुर नगर से 1857 की क्रांति से ये एक प्रश्न कई परीक्षाओं में देखा गया है, कई परीक्षाओं में बनता है। अगर कानपुर से नहीं बनेगा तो आपसे पूछ लिया जाएगा दिल्ली से किसने नेतृत्व किया। इसी तरीके से यह पूछ लिया जाएगा 1857 की क्रांति में कौन मुगल बादशाह था जिसे
क्रांति के बाद सक्रिय योगदान के कारण उसे देश निकाला घोषित कर दिया गया। किसी ने मुझसे कमेंट करके भी ये उत्तर पूछा था कि बहादुर शाह जफर को क्यों देश निकाला घोषित कर दिया गया। तो 1857 की क्रांति की घटना थी। इन्होंने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण नेतृत्व निभाया था, जिसके कारण अंग्रेजों ने इनका राज हड़प लिया और सजा दी और इन्हें देश निकाला घोषित कर दिया था और इन्हें रंगून निष्कासित कर दिया गया था। और वहीं रंगून में ही इनकी मृत्यु हुई थी। वो हमारे थे बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। ये अंतिम मुगल बादशाह थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 25। पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? तो पानीपत का तीसरा युद्ध ऑप्शन नंबर का 1761 में लड़ा गया। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए ये किसके किसके मध्य लड़ा गया। इसी के साथ ही आधुनिक इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। अगली श्रृंखला में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि आपको नियमित रूप से नोटिफिकेशंस प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।